हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट दो वीडियोज़ में हमने क्लास 10th के लाइट वाले लेसन को कवर किया है। ये है उसका पार्ट 3। कोशिश करेंगे इस पार्ट में ये लेसन कंप्लीट हो जाए। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वीडियो में वो था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। अब उससे रिलेटेड हमारा पहला टॉपिक आता है लेंस। लेंस बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सरफेस जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं लेंस। लेंस भी सेम दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है हमारा कॉनकेव लेंस, सेकंड होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब इन दो के बारे में पढ़ते हैं कि कॉनकेव लेंस क्या होता है और कन्वेक्स लेंस क्या होता है। जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कुछ ऐसा था वो। तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये ऊपर और नीचे से मोटा होता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडल, यानी बीच में से पतला और साइड में से ऊपर नीचे से चौड़ा। ठीक है, अब जैसे हमने कनकेव मिरर पढ़ा था, कनकेव मिरर था हमारा कन्वर्जिंग नेचर का, वो रे ऑफ लाइट्स को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता था। बट ये उसका अपोजिट होता है, ये होता है डाइवर्जिंग नेचर का। तो क्या लिखेंगे, इसका नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग नेचर का होगा। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, इस लेंस के रे डायग्राम जब बनाएंगे तो उसका हमें पहले से पता होना चाहिए कौन सा लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, कौन सा डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्जिंग नेचर होता है फॉर एग्जाम्पल एक रे डायग्राम से समझते हैं इसको। जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखी जाएगी तो कॉनकेव लेंस कैसा रे डायग्राम शो करता है वो चीज़ पढ़ेंगे। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है जो बिल्कुल इसको मिडल से कट कर रही है। अब कंसिडर करके चल रही हूँ कि ये मेरा कोई स्फीयर रहा होगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। सेम वे में ये भी कोई स्फीयर रहा होगा तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। इसलिए लेंस के केस में हम सी को रिप्लेस कर देते हैं किससे? एफ से। तो देखो दो चीज़ें आएंगी, ये मेरा F2 आएगा, ये मेरा F1 आएगा। बट हम C और O के बीच में मानते थे F1 और F2 दो, तो यहाँ पे मेरा F1 होता था, ये मेरा F2 होता था। तो ये तो सेम सेम हो गया, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस करना पड़ेगा इनमें। तो इसके आगे क्या लगा देते हैं? 2। इसके आगे क्या लगा देते हैं? 2। यानी कि जो सेंटर होगा उसको हम 2F1 2F2 से डिनोट कर देंगे और जो हमारा फोकल पॉइंट होगा उसको हम F1 F2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मेरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखी है,
ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट आई। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा डाइवर्जिंग नेचर का होता है, विच मीन्स रे ऑफ लाइट्स को बिखरा देगा। बिखराने का मतलब ये है, इस तरफ तो ऐसे जाएगा नहीं, ये बिखर गया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उस तरफ तो ये रे ऑफ लाइट कभी नहीं मिलेंगी, तो इमेज बनाना उस तरफ तो इम्पॉसिबल है। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस तरफ मिलेंगी, ये फोकस से निकल जाएगी, ये भी हमारे फोकस से निकल जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आया, F1 के ऊपर आया, तो यहाँ पे बनेगी मेरी इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ पे बनी, F1 पे। ठीक है, साइज, अब देखिए ऑब्जेक्ट थी बड़ी, साइज है बिल्कुल छोटा, पॉइंट साइज, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। अब नेचर, नेचर कैसा होगा, अगर ये रे ऑफ लाइट्स एक्चुअली कांटेक्ट करती, एक्चुअली इंटरसेक्ट करती, तो हम उसको रियल बोलते हैं, बट ये एक्चुअली तो कांटेक्ट नहीं हो रही है, तो हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे मिलेंगी। तो एजम्पशन वाले केस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। तो क्या लिखेंगे नेचर में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये था हमारा रे डायग्राम, जब कनकेव लेंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम वे में एक और डायग्राम है, रे डायग्राम, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेके आएंगे, यानी कि आप इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो। तो उस रे डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उसके लिए अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का था, सेम वे में जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा। क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग नेचर। ऐसा कुछ लेंस होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, थिनर एट एजेस, थिकर एट मिडल। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं, ऊपर और नीचे से तो पतला है जिसको मैंने थिन लिखा, और मिडल में से चौड़ा है जिसको मैंने थिक लिखा। ठीक है, अब इसके भी रे डायग्राम से, इसके 6 रे डायग्राम हैं। जैसे हमारे कॉनकेव मिरर के 6 डायग्राम थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम हैं। First, when object is at infinity। अब ऐसा कुछ मेरा लेंस है और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, ये कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब सेम वे में जैसा कि हम लेंस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर है ना, 2 स्फेरिकल सरफेस कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो एक ये सरफेस है, ये सरफेस है। अगर इसको मान लो मैं स्फीयर एज्यूम करता हूँ तो कहीं ना कहीं इसका भी आएगा सेंटर, और अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो कहीं ना कहीं सेंटर इसका भी आएगा। ठीक है, तो सेम वे में जैसे पिछले में माना था F1 F2 to F2, इनके जो नेम है, इन नेम्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होती है। अब ऑब्जेक्ट लेके आते हैं इन्फिनिटी के ऊपर। ये मेरी ऑब्जेक्ट है
इन्फिनिटी के ऊपर ये रे ऑफ लाइट आई। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, रे ऑफ लाइट्स को इकट्ठा करेगा, बट क्योंकि ये लेंस भी है तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते मिरर की तरह कि इस तरफ ये इकट्ठा कर देगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। लेंस में हमने पढ़ा था रे ऑफ लाइट गो थ्रू होती है मीडियम के, आर पार निकलती है, इसका मतलब ये आर पार निकल के कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे गैदर हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन F2 पे आया तो ये बनी मेरी इमेज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ पे आई, एट F2। अब ये देखिए जो कॉन्केव लेंस में हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो हमारी इमेज बनी थी F1 पे और अब बनी है हमारी F2 पे। ये मेजर डिस्टेंस है दोनों में, डिफरेंस। उसके बाद इसका साइज सेम है, ऑब्जेक्ट बड़ी है, साइज तो वही आया, पॉइंट साइज, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। नेचर, नेचर कैसा होगा, अब जो ये रे ऑफ लाइट्स थी ये एक्चुअल में कांटेक्ट किया है, आपस में इंटरसेक्ट किया है उन्हें वास्तव में, तो कैसे इमेज बनेगी, रियल। ये था इसका रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें सारे रे डायग्राम्स को ही कवर करेंगे हम। ठीक है, तो इसके 5 रे डायग्राम्स और बचे हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी कोई समस्या है तो पूछ लेना। ठीक है, अब इसके बाद लेंस के अंदर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम पावर। ठीक है, दो तरह से पढ़ते हैं हम पावर को, एक तो इसको बोल देते हैं डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यानी कि रे ऑफ लाइट किस हद तक कन्वर्ज हुई है एक पॉइंट पर, या फिर किस हद तक डाइवर्ज हुई है, फैली है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसकी, इट इज डिफाइंड एज the degree of convergence and divergence of light। एक इसकी सिंपल सी दूसरी डेफिनेशन भी है कि इसको हम है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब फोकल लेंथ का उल्टा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, यानी कि और करके हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है जिसको हम पावर बोलते हैं। अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, बट ध्यान रखने लायक बात ये है, इस केस में इस फॉर्मूले में f की वैल्यू तब ही पुट करेंगे जब हमारे पास ये वैल्यू f की वैल्यू मीटर के अंदर होगी। अगर हमारे पास सेंटीमीटर में है तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी SI यूनिट होती है ना, जो पावर की SI यूनिट होती है वो होती है डायरेक्टर। पावर की SI यूनिट डायरेक्टर, यानी कि हम किसी भी लेंस की पावर को डायरेक्टर में मेजर करते हैं, और ये 1 डायरेक्टर 1 मीटर के इक्वल होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत काम आने वाली बात है ये
कि फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करके ही हम पावर निकाल सकते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है और डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, सेम वे में मिरर की तरह ही लेंस फॉर्मूला भी होता है। माइनर सा डिफरेंस है बिल्कुल। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस था, इसमें लेंस में यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, वही वैल्यूज हैं। एफ फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और वी इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है बच्चों, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल में इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी हेल्प से भी न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं हमारे। क्या लिख सकते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन को हम रेशियो के रूप में पढ़ते हैं। रेशियो किन चीज़ों का? इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि कितनी बड़ी इमेज बनी है और हमारी ऑब्जेक्ट कितनी थी, इन दोनों चीज़ों का रेशियो हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। एच डैश हाइट ऑफ इमेज, और एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देने के लिए क्या कर देते हैं, इसकी जगह पे है ना वो हाइट ना देके डिस्टेंस दे देगा। मैग्निफिकेशन भी दे देगा हमें न्यूमेरिकल में और डिस्टेंस भी दे देगा। उस केस में हम क्या करेंगे, बहुत याद रखने वाली बात है, लेंस के केस में जब हमारे पास लेंस होगा तो ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा दोनों के लिए, मिरर के लिए भी लेंस के लिए भी, एच डैश ओवर एच। लेंस में जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है v बाय यू। ठीक है, यानी कि इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको भी हम मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर में क्या होगा, मैग्निफिकेशन सेम एच डैश ओवर एच, बट इसमें सिर्फ एक वाइट माइनस वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट्स इट। बस ये माइनर सा डिफरेंस है, इसमें प्लस इसमें माइनस, इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब एक बहुत अच्छी टर्म है जिसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं, डिस्पर्जन। वैसे तो इस ईयर ये जो टॉपिक है ये हमारे ह्यूमन आई वाले लेसन में इंक्लूड हो चुका है, बट ये लाइट वाले का ही पार्ट है, इसलिए इसी वीडियो में कवर कर रही है इसको। डिस्पर्जन क्या होता है, व्हेन
a white beam of light is go through a prism, it splits into a band of 7 colors। जब प्रिज्म के अंदर से हम व्हाइट लाइट को निकालेंगे तो वो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। इस फिनोमिना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये मेरा डायग्राम है, प्रिज्म ले रखा है ये मैंने, इसके अंदर मैंने व्हाइट लाइट डाली। व्हाइट लाइट जैसे ही इसके अंदर गई ये 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गई। अब ये जो 7 रंगों में डिवाइड हुई है ये 7 रंग होते हैं कलर्स ऑफ रेनबो। ये कलर नेम्स हैं, ठीक है। एक वर्ड बनता है, इन कलर नेम से एक वर्ड बनता है, याद करने में इजी रहेगा। वर्ड बना विबग्योर। विबग्योर मीन्स वी फॉर वॉयलेट, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B stands for blue, G green, Y yellow, orange and R for red। ये होते हैं वो 7 रेनबो कलर्स जो वाइट लाइट के स्प्लिट होने की वजह से हमें मिलते हैं। और जो बैंड, जो 7 कलर्स का बैंड हमें मिलता है डिस्पर्जन के बाद, उस 7 कलर के बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं फिर स्पेक्ट्रम बताऊंगा। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इसी फिनोमिना के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है। इसी के बेस पे हमें यह क्वेश्चन बनता है कि सनराइज और सनसेट के समय आसमान लाल क्यों दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। अगर हम अर्थ के बाहर चले जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट को ब्लैक एटमॉस्फेयर क्यों दिखाई देता है, वो सारा इसी के ऊपर है। तो समझते हैं क्यों। अब इन कलर्स की होती है अलग अलग वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को सिंपली इस चीज़ से समझ सकते हैं हम कि वो रे ऑफ लाइट कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगी, वो उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो जो वॉयलेट होता है ना, इसकी वेवलेंथ होती है मिनिमम, क्या लिखेंगे, मिनिमम वेवलेंथ। अब जैसे जैसे ये कलर आगे बढ़ेंगे ना, इसकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। इंडिगो की इससे ज़्यादा है, ब्लू की इन दोनों से ज़्यादा है, ग्रीन की इन तीनों से ज़्यादा है, येलो की इनसे। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम ये समझ गए कि रेड की जो वेवलेंथ होगी ना वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब क्या है, मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि जो वॉयलेट कलर है ना वो बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा, बहुत जल्दी फैल जाएगा। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। रेड के पास है, रेड के पास तो बहुत लंबी दूरी तय करने की क्षमता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए जो हमारे डेंजरस साइन बोर्ड होते हैं, सावधानी वाले साइन बोर्ड होते हैं, या फिर ट्रेन के आगे जब कपड़ा दिखाने की बात होती है तो हम कैसे कलर का कपड़ा यूज़ करते हैं, रेड। क्यों? क्योंकि इसका डिस्पर्जन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, वेवलेंथ बहुत हाई होती है, इसलिए डिस्पर्स बहुत कम होता है, हमें बहुत दूर से क्लियर दिखाई दे जाता है। तो ये था डिस्पर्जन। अब मैंने डिस्पर्जन तो करवा दिया, ये मैंने स्क्रीन लगा रखी थी यहाँ पे, तो स्क्रीन के ऊपर कलर आ गए मेरे 7।
अगर मेरे को वापस से इन 7 कलरों का वाइट कलर में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली क्या कीजिए, स्क्रीन को हटा दो और इसके आगे फिर से प्रिज्म लगा दो। प्रिज्म लगाते ही साथ क्या होगी, ये सातों की सातों लाइटें फिर से इसके अंदर जाएंगी और बाहर जो लाइट निकलेगी वो कैसी लाइट निकलेगी? वाइट। इस तरह से हम डिस्पर्जन को वापस भी कर सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ला सकते हैं। ये होता है डिस्पर्जन। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बोला था स्पेक्ट्रम। A band of 7 colors is obtained after dispersion. It is called spectrum. यानी कि डिस्पर्जन के बाद जो हमें 7 कलर्स का बैंड मिला था, उस बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, कलर्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ये क्या होता है स्कैटरिंग? डिस्पर्जन में तो हमने ये किया था कि प्रिज्म, उसके अंदर वाइट लाइट आई और वो फैल के अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब स्कैटरिंग क्या होगा? स्कैटरिंग में एक पार्टिकल से रे ऑफ लाइट टकरा के हर डायरेक्शन में इक्वली फैलेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पार्टिकल है और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, आने से क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में भी फैल गई, ये इस डायरेक्शन में भी फैल गई, इसमें भी, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या ले सकते हैं इसकी? बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन ray of light is scattered after striking particles of air, या फिर ये लिख सकते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स ही होती हैं, उन सब से टकराने के बाद जब रे ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है उसको स्कैटरिंग बोलती है। ठीक है, अब बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो कैसे दिखाई देता है? रेनबो कैसे दिखाई देता है? अब इतना तो हमें पता है कि बारिश के बाद रेनबो दिखाई देता है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमें पता है जो हमारी एयर होती है, एयर के अंदर हमारा डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। तो जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गई, बारिश होने के बाद इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब सनलाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो ये प्रिज्म का काम करते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल हैं रेन के, ये प्रिज्म का काम करते हैं। और प्रिज्म में क्या किया था उसने? वाइट कलर को 7 अलग अलग कलरों में डिवाइड कर दिया था। तो जैसे ही ये सनलाइट इन पार्टिकल्स के ऊपर आएगी, ये प्रिज्म का काम करेंगे और ये 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह हमें रेनबो दिखाई देता है। ये है रेनबो की फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस टॉपिक के, इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हम कवर कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पे सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।